केसेस हुआ, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, हलफनामे में क्या कहा, मुझे नहीं जानना है ये। मुझे बस ये जानना है कि आप 14% हैं, आपका जो दूसरा समीकरण है वो 17% है। आप जब उम्मीदवारों की लिस्ट देते हैं तो कितना रखते हैं, आप जब मंत्रिमंडल विस्तार करते हैं तो कितना रखते हैं, मुझे ये जानना है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं जानना है आपसे। मोहतरमा, आप इसका जवाब मैं आप सुन लीजिए, जो मैंने आपको बता दिया। इसका जवाब ये है कि जब हमारे पास साइंटिफिक डेटा हमारे सामने आ गया है, जिस तरीके से आप हमको कह रही हैं एमवाई कॉम्बिनेशन, और हम ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को भी कह सकते हैं कि जो अपर कास्ट उनका तो 90% वोट करता है, तो क्या वो उधर है? तो देखिए, पूछूंगी ना, बीजेपी से भी यही पूछूंगी, बीजेपी से भी ठीक यही पूछूंगी। वो अब साइंटिफिक डाटा आ गया है, साइंटिफिक डाटा के तरफ जो हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव मैं सीधे संजय जी का रुख करूंगी। इस वक्त सेफोलॉजिस्ट मेरे साथ इस वक्त हैं, और संजय जी जब रिपोर्ट तैयार करते हैं तो हम सबसे ज्यादा जातियों पे बात करते हैं, विश्लेषण करते हैं और जातियों से बातचीत करके एक सर्वे रिपोर्ट तैयार करते हैं। संजय जी, मैंने आरजेडी और जेडीयू से एक एक सवाल पूछा जो आपने संभवतः सुना भी होगा, लेकिन मैं थोड़ा ब्रीफ कर देती हूं। मैंने पूछा कि कुर्मी संख्या बहुत कम है यादव की तुलना में, तो क्या नीतीश कुमार को जितनी भागीदारी हिस्सेदारी वाली जो कोटेशन है, क्या उसके हिसाब से तब कुर्सी सीएम की दे देनी चाहिए जेडीयू को, माफ कीजिएगा आरजेडी को? और आरजेडी से मैंने ये सवाल पूछा कि आप एमवाई समीकरण में भी 17%, यानी जो आपका एम समीकरण है वो संख्या ज्यादा है, तो आपको उम्मीदवारों की लिस्ट उधर ज्यादा दे देनी चाहिए। क्या ये सवाल नहीं पूछी जानी चाहिए इन दोनों पार्टियों से? नहीं, आपने संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी की बात की, लेकिन इस हिस्सेदारी का मतलब ये नहीं है कि आप सीएम की ही कुर्सी दे देंगे। लेकिन ये जरूर है कि हिस्सेदारी का सवाल बिल्कुल जायज है। जब 14% यादव है और 17% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं बिहार में, तो पार्टियों से तो सवाल पूछना होगा, जो पार्टियां एमवाई समीकरण पर अपनी राजनीति करते हैं, कि क्या आप जब चुनाव टिकटों का बंटवारा होता है तो क्या आप संख्या के आधार पर टिकट देते हैं या नहीं देते हैं। तो ये सवाल तो जायज है, लेकिन सवाल क्या कि जिस जाति या समुदाय की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, सीएम की कुर्सी से को मिलनी चाहिए, मुझे लगता है ये शायद सवाल जायज नहीं है। लेकिन हाँ, हिस्सेदारी का सवाल अगर आप इस बात की तारीफदारी करते हैं तो ये होना चाहिए। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि नीतीश कुमार एक अलग तरीके की स्ट्रैटेजी तैयार करते रहे हैं, और हालांकि बीच में उन्होंने, आपको याद होगा, जीतन राम मांझी के तौर पर उन्होंने एक प्रयोग किया भी था दलित सीएम बनाकर, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कभी ये खतरा मोल नहीं लिया। इस हिसाब से मैं चाहती थी कि क्या कभी इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो सकती है क्या? नहीं, आपने कहा कि जीतन राम मांझी को उन्होंने सीएम बनाया था, लेकिन वो किस कंटेक्स्ट में बनाया था आपको ध्यान होगा। उसके पहले लोकसभा में बड़ी हार हुई थी, उसके हिसाब से उन्होंने अपना पद छोड़ करके, तो एक मॉडल बनाने की उन्होंने कोशिश की थी। उन्होंने इस बात का संदेश देने की कोशिश की थी कि वो त्याग कर सकते हैं, और वो एक दलित समुदाय के व्यक्ति को एक तरह से मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया था। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि दलित समुदाय के वोटरों के वो हिमायती हैं। तो इस आधार पर निश्चित रूप से कुछ और एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो बाध्य हैं कि अपनी कुर्सी छोड़ के या तो किसी यादव समुदाय के पक्ष में अपनी कुर्सी छोड़ दें या किसी मुस्लिम समुदाय के नेता के पक्ष में कुर्सी छोड़ दें, क्योंकि उन दोनों समुदाय की हिस्सेदारी ज्यादा है। अब मुझे बीजेपी से यही सवाल पूछना है, आप लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसको सपोर्ट ही कर रहे हैं कुंतल जी, तो कुंतल जी ये सवाल आपके पास भी आएगा, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू जो मेरे साथ हैं उनका भी यही सवाल है कि अगर मैं उनसे पूछ रही हूं इन आंकड़ों को दिखा के, तो ये सवाल आपसे भी पूछा जाएगा कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, 2025 में विधानसभा चुनाव है बिहार में, तो क्या आप इस आंकड़े के हिसाब से चलेंगे? जब आप सीटों का बंटवारा करेंगे तो क्या आप इसको ध्यान में रखेंगे? साक्षी जी, हम बहुत इस बात पे बहुत स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी। जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग समाज में पिछड़ गए हैं और जिन लोगों को जानबूझ के पीछे छोड़ दिया गया है, आज जो ये जनगणना, आज जो ये रिपोर्ट आई है सर्वे की, उससे बहुत सारी चीजें सामने आती है। बिहार में बहुत सारे समुदाय को जानबूझ के भी पीछे छोड़ दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी उस सभी समुदाय के साथ खड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी अपनी कथनी और करनी दोनों में पीछे जो छूट गए हैं उनको आगे लाने का काम कर रही है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। अभी हमें नेता प्रतिपक्ष बनाना था अपर हाउस में, नहीं, अभी तक तो आपसे सवाल पूछा जाता था सिर्फ ओबीसी को लेकर। हमने हरी सहनी साहब को बनाया। दूसरी बात, मैं एक बात आपको और साक्षी जी बता देता हूँ। एक सवाल, रीमा नाम है मेरा। हाँ, आप मुझसे कुछ पूछ रही है साक्षी जी? हाँ, रीमा नाम है मेरा। मैं आपसे ये बोल रही हूँ, एक सवाल ऐड कर रही हूँ कि अभी जो संजय जी से ये सवाल ले लेती हूँ। संजय जी,
नीतीश कुमार का एक और प्रयोग था, ओबीसी के अलावा ईबीसी और दलित के अलावा महादलित। अब इनको लेकर भी आंकड़ा सामने आ चुका है, कास्ट वाइज भी आंकड़ा सामने आ चुका है। मतलब आने वाले वक्त में हो क्या रहा है, 2024 में क्या होने जा रहा है बिहार में इस आंकड़े के आने के बाद? रीमा जी, हम लोगों से भी ले लें जरा, मैं हम आती हूँ लोगों से भी बात कर लें। ज्योति जी मैं आती हूँ। हाँ, मैं कह रहा था 2024 के चुनाव में ये ओबीसी की जो बात है वो चुनाव के बिल्कुल सेंटर में होगी, सिर्फ बिहार में ही नहीं, यूपी की राजनीति में भी और कुछ अन्य राज्यों में भी। आप देखें किस तरह से विपक्षी पार्टियां ओबीसी सेंसस के नाम पे गोलबंद हो रही हैं और अब तो उनके आंकड़े भी आ गए हैं। और जब महिला आरक्षण के तहत ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की बात हुई थी तो बीजेपी उस पर बैक पर जाती हुई दिखाई पड़ रही थी और बीजेपी ने कई आंकड़े पेश किए ये बताने के लिए कि बीजेपी ओबीसी समुदाय की ज्यादा बड़ी हितैषी है। उन्होंने ये बताया कि कितने उनके एमपी ओबीसी समुदाय से हैं, कितने मंत्री ओबीसी समुदाय से हैं। तो वो बैकफुट पर जाती हुई दिखाई पड़ रही थी। उन्हें लग रहा था कि ओबीसी के इर्द गिर्द राजनीति हो सकती है। अब जब ये आंकड़े सामने आए हैं तो मुझे लगता है कि ओबीसी के इर्द गिर्द राजनीति और फोरफ्रंट पर होगी पहले की तुलना में। अगर राजनीति की बात करें 2024 में। मैं राजीव जी के पास जाती हूँ। राजीव जी, नीतीश कुमार वो चेहरा थे बिहार के लिए जिनको सिर्फ उनके कास्ट के लोगों ने वोट नहीं किया। उनकी कास्ट की संख्या बहुत कम है, वो मैं अपने दर्शकों के सामने बता चुकी हूँ। जो बिहार का एक पढ़ा लिखा वर्ग था उसमें सवर्ण भी आ रहे थे, उसमें ओबीसी, बीसी, दलित, महादलित, यहाँ तक कि दलितों के बस्ती में जाने पे मेरा 2-2 बार का चुनावी रिपोर्टिंग का अनुभव रहा है। तो वहां जाने पे आज भी लोग नीतीश कुमार का नाम लेते हैं, किसी और नेता का नाम नहीं लेते हैं। ये सच्चाई रही है। नीतीश कुमार के क्या कंधे पे जिम्मेदारी बढ़ चुकी है? क्योंकि अब उन्हें सिर्फ ओबीसी, ईबीसी को लेकर साथ नहीं चलना है, उन तमाम चेहरों को लेकर साथ चलना है जिन्होंने उन्हें नीतीश कुमार बनाया है। देखिए, निसंदेह नीतीश कुमार जी बिहार में एक ऐसे नेता के तौर पर याद किए जाए जिन्होंने अपने काम के दौरान समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा में लाने के प्रयास किए और उन जातियों को लेकर के निश्चित तौर पर उनकी प्राथमिकताएं ज्यादा स्पष्ट, जो पिछड़ों में अति पिछड़ी जाति को लेकर के उन्होंने आयोग बनाया या महादलित मिशन बना करके जो दलितों के बीच जो ज्यादा आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग थे, जो सामाजिक तौर पर ज्यादा जिसमें अछूत भी कुछ जातियां थी, उन सबों को मुख्यधारा में लाने के लिए उन्होंने काफी व्यवस्थित तरीके से काम किया। अब सवाल यह है कि दो बातें, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बेनकाब। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, समय की कमी है, ऐड कर रही हूँ, बस ऐड कर रही हूँ, आप अब खत्म ही करना है मुझे। क्या जो नीतीश कुमार ने कदम उठाया है या बिहार में जो ये जातिगत सर्वे साझा की गई है, क्या ये अन्य प्रदेशों में भी होने जा रहा है? क्योंकि दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट आ गया है कि एमपी में सरकार बनेगी तो हम ऐसा ही करेंगे। अब तो राहुल गांधी जी ने भी कहा और नीतीश कुमार जी तो पहले दिन से बोल रहे हैं, लालू जी बोल रहे हैं, इंडिया के सारे नेता बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी और हम जातीय आधार पर जनगणना कराएं। तो मुझे लगता है ये तो केंद्रीय स्तर पर जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा सक्रिय रही है और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा के जरिए खुद को बेनकाब करा दिया। इसके पहले बिहार में हाईकोर्ट में भी लगातार इनकी कोशिश थी इनके समर्थकों की कि ये मामला खटाई में पड़ जाए। तो अब मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काला दिन है और बिहार के लिए वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। भारतीय राजनीति की सच्चाई यही है कि बिना जाति के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं और ये जो बिहार से सर्वे रिपोर्ट सामने आया है, इससे पहले 2 प्रदेशों ने सर्वे किया था, रिपोर्ट साझा नहीं की गई थी। तो बिहार में जो हुआ है हो सकता है आने वाले वक्त में और प्रदेशों में भी की जाए और शायद भारत में भी।